नमस्कार। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमने विशेष रूप से कोलकाता से यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सरोज जी को। और सरोज कौशिक जी बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं और उनके उपन्यास बहुत ही प्रचलित हो चुके हैं, लोकप्रिय हो चुके हैं। लेकिन तब तक हम अपनी बात कैसे शुरू करते हैं जब तक कि हम इस मंच पर यहाँ पर सबसे पहले जोड़ देते हैं कोलकाता से हमारी वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सरोज कौशिक। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार भाई। बहुत अच्छा लग रहा है आपने आज समय निकाल ही लिया। अब देखिए सरोज जी, मैं कब से प्रयत्न कर रहा था कि आपको इस मंच पर सादर आमंत्रित करूं, और जबकि आप हर एक कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ती हैं, हाँ, तो मैं इसीलिए बिल्कुल। तो इस बीच में हमारे मित्र सदानंद मिश्र जी यहाँ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। मैं मिश्र जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई, आपका नमन करती हैं। और सरोज जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और दो शब्द कहना चाहेंगे आप आरंभ में? हाँ भाई, आभार तो मैं आपका व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। जी मुझको ये सब चीजों से बहुत मतलब मन नहीं करता इस तरह आने में। अपने पर्दे के पीछे ठीक है, पर आप तो पकड़ के ले आए। पर खैर, आपकी ब्यूटी यही है कि आप लोगों को प्यार से समेट लेते हैं सबको। दैट्स अ ब्यूटी, बहुत बड़ी ब्यूटी है। देखिए देखिए, मेरा प्रयत्न हमेशा ये रहता है जहां मैं वरिष्ठ साहित्यकारों को इस रचना धर्मिता कार्यक्रम में शामिल करूं और जो नव हस्ताक्षर हैं उनको भी लाता रहता हूं। अब देखिए सरोज जी, आप परिचित हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे लेखक मित्र हैं जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी के हैं और ज़्यादा एक्सपोजर उनको नहीं मिला है। और अब मैं ये देखता हूँ कि फेसबुक के माध्यम से बहुत अच्छा उनकी कविताएं, उनका सृजन साहित्य आ रहा है और मैं फॉलो करता रहता हूँ उनको। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि उनको मैं अपने इस मंच के साथ जोड़ दूं। अब इस बीच में मैं बताऊं आपको, बहुत सारे मित्र जुड़ गए। अरुण कुमार पासवान जी बहुत हमारे कवि मित्र हैं, आकाशवाणी के मित्र हैं, वो भी जुड़ गए। अशोक सबको मिस्त्री जी, भाई आपको मेरा नमस्कार के। शकुन मित्तल नमस्कार। जी हमारे साथ जुड़ गई, संतोष रैना जी जुड़ गई। सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, सब आपको आपका स्वागत कर रहे हैं इस मंच पर। अब सबको मैं अपने आशीर्वाद। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को ये मैं बताना चाहूँगा, आपका मैं एक संक्षिप्त परिचय दूं आपके बारे में तो सब जानते हैं। आपका जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ है और आपकी शिक्षा कराची, मुंबई और कोलकाता में हुई है। विशेष रूप से आपकी समाज सेवा रही है और आपकी जो विधाएं हैं वो संगीत और साहित्य है। और आपका जो उपन्यास है कोलकी, काफ़ी चर्चित रहा है। और बाद में उसके बाद का जो आपका उपन्यास है पूर्णविदम, तो वो भी काफ़ी प्रचलित रहा। उसका पहला संस्करण 2019 में आया और उसका दूसरा संस्करण 2023 में आया और उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। उसके बारे में भी हम विस्तार से सरोजी बातचीत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपका रहा है जिसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, बंगला सुप्रसिद्ध बहुचर्चित बंगला लेखक सुनील गंगोपाध्याय जी का जो बहुचर्चित उपन्यास है धूल भस्म, उसका आपने हिंदी में अनुवाद किया है। ये बहुत बड़ा कार्य आपने किया है और आपकी रचनाएं देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रही हैं। और आपके मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, जो हमारे प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार है लखनऊ में, डॉक्टर सुधाकर अधीप साहब, उन्होंने आपके पूर्णविदम उपन्यास के बारे में मैंने कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर नोट की है। इस उपन्यास की जो भाषा शैली है और अभिव्यक्ति, उसकी दृष्टि से
अपने शीर्षक के ये पूर्णतः अनुकूल और अनुरूप है, उसके बारे में आपसे हम पूछना चाहेंगे। ये सुधाकर अदीप जी ने आपके इस उपन्यास के बारे में बताया है। अब मैं थोड़ा सा देखिए, आपके साहित्य पर सरोज जी हम बातचीत करेंगे, आपकी कविताएं भी सुनेंगे, लेकिन शुरू में आप हमें ये ज़रूर बताइए। देखिए, आपका फिरोजपुर पंजाब में आपका जन्म हुआ है 1940 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। नहीं तो नहीं, इसका ठीक है मतलब है ना, इसका मतलब हम्म, यह है कि पार्टीशन से पहले का आपका जन्म हुआ है, और 47 में हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद वो बहुत ही बदनसीब दिन हमें देखना पड़ा जब संपूर्ण भारत टुकड़ों में बट गया। लेकिन आप 1947 में आप 7 वर्ष की थी। कुछ याद है थोड़ा बहुत, जब हमें हाँ हाँ, आज़ादी मिली? याद है, तो याद है। उसको थोड़ा सा याद करिए ना। वो वो जो यादें हैं, वो जो स्मृतियां हैं, उनको थोड़ा सा साझा करें यहाँ। अब इस बीच में हमारे और बहुत सारे मित्र जुड़ गए, उनका नाम मैं बाद में बताता रहूंगा। जी सरोज जी। बचपन में मैं जब कराची में थी, बहुत बदमाश थी, चुलबुली थी, बहुत चुलबुली, छोटी सी थी पर बहुत चुलबुली थी, किसी के हाथ में नहीं आती थी। इसी चक्कर में मैं माता हाउस से निकल गई बाहर, और कृष्ण के प्रति जो आस्था हुई वो 6 साल की उम्र में हो गई थी। और चुलबुली बहुत थी मैं, पकड़ में नहीं आती थी। वो तो शायद अभी भी थोड़ा बहुत चिलपनापन है, रहता है, मुस्कुराते रहते हैं। पर हाँ, आपके फेसबुक को मैं कहूँगी कि मेरे को जो नाम इतना आप लोगों ने कर दिया वो फेसबुक के चक्कर में हुआ। सबसे पहले तो निवेदिता चक्रवर्ती ने अनुगूंज में मेरे को ले आई, बस उसके बाद तो देखिए फिर रास्ता खुल गया सबके लिए। और उसके बाद मैं कराची से माता हाउस छोड़ के हम लोग बॉम्बे आ गए। जिन्ना ने कहा कि आप लोग सेठ साहब आप चले जाइए, यहाँ लड़ाई होने वाली है। तो हम लोग बॉम्बे आ गए चार्टर प्लेन करके। फिर वहाँ मैं पढ़ी थोड़े से दिन, पर बाबूजी के क्या मन में आया, बोले मैं बम्बई नहीं रहूँगा, कलकत्ता रहूँगा। कलकत्ते आ गए, फिर यहाँ पढ़ाई लिखाई, बस फिर यहाँ जो बस गई सो बस ही गई। उसके बाद शादी होके भी यहीं बसी, और पढ़ाई भी यहीं करी। तो नहीं, मुंबई में कब तक की आपकी शिक्षा हुई है? बॉम्बे में हम लोग क्लास 5 तक थे। क्लास 5 तक हमने बॉम्बे में हिल ग्रेन स्कूल है, वहाँ हम सब पढ़ते थे। फिर कलकत्ते आए तो माँ को हमारे को लगा ये तो बच्चे सब अंग्रेज की औलाद हो रहे हैं, हिंदी जानते ही नहीं है। तो हिंदी स्कूल में एक एक क्लास नीचे डाल दिया, बोले कोई बात नहीं, दोनों भाइयों को और मेरे को। तो हिंदी हाई स्कूल यहाँ का नामी स्कूल है, उसमें गए हम लोग, बालीगंज शिक्षा सदन में आ गए। तो हिंदी इंग्लिश तो एकदम इमीडिएट हिंदी में डाल दिया। तो फिर क्या है ना कि हमारे घर में बाबूजी का परिवार बड़ा जिसको कहना चाहिए बहुत उनके ये खाली अपने व्यापार का रिश्ता प्रैक्टिकल है। और माँ का जो परिवार है, ननिहाल परिवार, उसमें साहित्य, संगीत, ये लोग जब बैठते थे तो इन लोगों की बात यही होती। और हमारे मामा जी कोई भी हिंदी नहीं जानता, सब उर्दू, हिंदी का तो सवाल ही नहीं है उनको। तो इतनी लाइब्रेरी थी उर्दू की किताबों की, हम सुनते रहते थे, मामा जी ये सुनाओ, मामा जी वो सुनाओ, तो सुनते रहते थे। तो संस्कार वहाँ से मेरे थोड़ा साहित्य के। माँ मेरी बहुत लिखती थी, थियोसोफिक सोसाइटी की बहुत एक्टिव मेंबर थी। कभी अडियार, कभी बनारस, ऐसे जाना ही पड़ता था। और उन्होंने एक किताब भी की, एट द फीट ऑफ मास्टर्स। उसमें एनी बेसेंट है, लेड बेकर है, और कृष्णमूर्ति है, जय कृष्णमूर्ति। उसका पूरा एक इंग्लिश में था, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हिंदी में इतनी मोटी किताब अनुवाद करी, जो बनारस से निकली, बनारस थियोसोफिक सोसाइटी है, वहाँ से निकली। तो वातावरण मेरे को बहुत अच्छा मिला, मेरे को घर में नहीं, संस्कार। साहित्य में तो आपकी तो फिर रुचि तो हो गई, और साहित्य में आपने लिखना शुरू किया, लेकिन संगीत के बारे में जानना चाहूंगा। क्या कुछ विधिवत रूप से आपने संगीत की शिक्षा ली, या घर का वातावरण था उसी में आप रच बस गई और फिर संगीत के प्रति आपकी रुचि होने लगी? शादी से पहले तक संगीत सीखा,
शादी के बाद जो संगीत था वो शादी में गाना है, कोई कुछ बन्ना बन्नी जो भी होते हैं, एक अपनी टोली बना लेती थी मैं, और फिर उसमें हम लोग जोड़ जोड़ के गाते रहते थे। किंतु शादी से पहले विधिवत सीखा, तानपुरे के साथ, तबले के साथ, तान सीखना, ये राग वो राग। और माँ और मामा जी बहुत, बस यही था, बाबूजी को कोई इंटरफेयर नहीं करते थे, बोलते थे बस टीचर के साथ में किसी को होना चाहिए, अकेली नहीं छोड़ना इसको। तो मास्टर जी आते थे खास साहब, तो माँ बैठती थी, माँ तबला ले लेती थी, मैं तानपुरा, और खां साहब हारमोनियम पर। तो ये क्या बात है, क्या तीन चीज चलती थी। तो तो राग वगैरह के बारे में फिर आपका कुछ ज्ञान हुआ कि हाँ कौन हाँ सा हाँ राग? तो तो मतलब थोड़ा सा देखिए, मैं अब पहले थोड़ा सा बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा। बहुत सारे मित्र, मंजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई, गौरी कुमारी जी, निशा चंद्रा जी, प्रणव भारती जी, शकुन बितल जी, अरे बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए, रमेश चंद्र शुक्ल जी, निरुपमा सिंह जी, आपका प्रियंवदा पांडे जी, बहुत सारे मित्र आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। तो सबको संगीत मेरा के बारे में नमस्कार भाई। क्या बात है, मैं भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब देखिए, समय निकाल कर आपके समक्ष सब मित्र लोग आ गए, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उपेन मैं भी भाई, इस आपसे समय डिनर का टाइम होता है, आ गए तो बहुत, मतलब ये बड़ी बात है इनके लिए। आई एम ग्रेटफुल, देखिए आभार व्यक्त देखिए करती हूँ। देखिए, मेरे प्रति जो ये स्नेह और प्यार है, ये उनका उनका तो मैं उसका भी बहुत आभारी हूँ। आज थोड़ा सा लेट कार्यक्रम ये शुरू हुआ कि मौसम बहुत खराब हो गया, दिल्ली में भी बहुत खराब मौसम है, और कोलकाता में भी तो आप कह रहे हैं बहुत हाँ, बारिश हो आंधी रही है, तूफान और आ रही है बहुत बहुत आंधी अभी। तूफान आ रहा है। तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं आज के कार्यक्रम में कोई बाधा ना आए, लेकिन माँ सरस्वती का ऊपर से हाथ रहा, बहुत बढ़िया रहा। तो संगीत के बारे में मैं जानना चाहूंगा, तो जो आप बचपन में जो आपने सीखा, आपने, आप कह रहे हैं ना विधिवत रूप से आप इंस्ट्रूमेंट लेके हारमोनियम, तानपुरा वगैरह, तो थोड़ा सा एक कुछ सुनाइए जरा। नहीं 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 अरे नहीं, नहीं, इसके गाना बगैर नहीं, तो गाना नहीं। थोड़ा सा कोई नहीं कोई नहीं, मतलब, अच्छा अच्छा ये तो बाद में सुनाते सुनाते हैं आपको, पहले और चलिए संगीत चलिए, की बात तो सुन लीजिए। कलकत्ता हमारा जी जी जी, संगीत और साहित्य का एक गढ़ है। तो जब हम छोटे थे, हम लोग को पिक्चर देखने को नहीं मिलती थी, किंतु यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस बहुत होते, जितने गए हैं, बड़े गुलाम अली खान, नज़ाकत अली, सलामत अली, क्या बात बेगम है, क्या अख्तर, बात है, क्या बात ये है, सब जी जी, यहाँ ही कॉन्फ्रेंस दे के निकले। सितार में ये रविशंकर और अली अकबर, ये सरोद में। तो इन लोगों का यहाँ से ही रात में कार्यक्रम शुरू। तो माँ हमको इसके लिए नहीं रोकती थी, मैं और मेरा भाई, हम लोग पार्क सर्कस में एक मैदान है वहाँ होता है, और एक होता था डोवर पार्क, इसी एरिया में। तो आप सोचिए, 7-8 बजे से जो शुरू होता है, सवेरे 4 बजे तक चलता है, और हम लोग बैठे क्या सुनते रहे। बात है, क्या बात है, सारी ये कलकत्ते गढ़ है इस चीज का, वो तो है ही, वो संगीत तो, जी 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 सब। जी, तो आनंद लिया संगीत का बहुत। गाना छूट गया क्योंकि फिर बीच में मैं फिरोजपुर वापस चली गई थी। मैं जब हो गई 13 साल के, 6th-7th में तक आई, तो माँ, मेरी बुआ जरा पुराने ख्यालात की हैं, तो उन्होंने माँ को कहा कि इसकी शादी कर दो। माँ की तो हालत खराब हो गई, वो बड़ी उदार उदार थी, उदार हैं वो। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। तो मेरे मामा जी के पास गई कि अब क्या करें, प्रॉब्लम तो आ गई, और इनकी बात टालनी। बहुत रौबदार थी मेरी बुआ, बहुत रौबदार थी। तो फिर उन्होंने कहा इसको ननियाल भेज दो, फिरोजपुर भेज दो, सामने नहीं रहेगी तो याद भी नहीं आएगी। तो 2 साल मैं फिरोजपुर में रही, वहाँ पंजाबी सीखी, पूरी गुरमुखी सीखी थी। क्या तो बात है, वहाँ वहाँ से जब कलकत्ता वापस 9th क्लास में आई, तो मेरे को मारवाड़ी आना बंद, पंजाबी उसमें ठसका आ गया। सब बहुत टोकते थे, तो क्यों बोलती है मारवाड़ी, भूल गई क्या? मैंने कहा भूल गई। पंजाबी एक ठसका आ गया था मेरे, थोड़ा पंजाबी मेरे को इसीलिए, पंजाबी गाने, पंजाबी समझ में उसके कारण ही आता है। तो ये बंगाली, उर्दू और पंजाबी, ये 3 भाषा पर तो मेरे को सुनने का और बोलने का अधिकार है। तो फिर जो आपने साहित्य के प्रति जो रुचि आपकी जो पैदा हुई, तो क्या लग रहा है आपको कि आपने
स मतलब प्रयास के साथ वो लिखना शुरू किया, या आपको एकदम कुछ अंदर से, कुछ भीतर से कोई ऐसा इल्हाम आ गया तो और आपने अपना लेखन नहीं आपने? उपेन भाई, प्रयास मैंने कुछ कभी नहीं किया, कभी नहीं किया लिखने का, अभी भी नहीं करती हूँ। अपने आप आता है, 1 मिनट में लिख के छोड़ देती हूँ, चाहे तुकबंदी हो चाहे कुछ कहो। मुझे इस प्रयास, पूर्ण निगम में भी प्रयास नहीं किया, इसलिए 4 साल लगा उसको बनने में। परंतु आदत है लिखने की। लिखने की मैं छोटी थी तो डायरी लिखती थी, तब छोटी छोटी चीजें होती थी कि जीजी आ गई, जीजी ससुराल चली गई, ये हो गया वो हो गया, किसी ने भाई से लड़ाई हो गई, ये सारी बातें उस समय में छोटे छुटपन में ये हो जाए, आज माँ से डांट कर ली तो उसका फिर कर लेते थे ABCD करके कि क्यों डांटा माँ ने मुझको, क्या गलती हुई थी, ये माँ की गलती है मेरी नहीं है, ऐसे करके बात डायरी में करती थी। तो डायरी लिखने का शौक तो शादी से पहले, शादी के बाद सब छूट गया। नहीं, ज़रूर जी, ये तो याद होगा कि सबसे पहली रचना कौन-सी थी जो आपको लगा कि मैं अब लिख सकती हूँ, मैं साहित्य में मेरी अब पूरी रुचि परिपूर्ण हो गई है? हंस में निकली थी शायद, ज्यों जुलाहे सो कुछ ऐसा था। तो एक हंस में निकली, रविवार में निकली, और एक सूर्या में शायद निकली थी। तो इतना तो याद है मेरे को, ज्यादा जी। मैंने लिखा नहीं। इसीलिए जब आप लोग बोलते हैं ना वरिष्ठ साहित्यकार, तो मुझे लगता है क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग। नहीं, देखिए देखिए वरिष्ठ, अब यहाँ गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी है, तो क्या बात है। शीर्ष पर है वो कहानीकार के रूप में, वो बात नहीं होती है। लेकिन नहीं, अब ज्ञान देखिए, है, साहित्य का ज्ञान पूरा है, किंतु लिखना कम है, नहीं, लिखना लेकिन कम है। जितना भी सरोजी आपने लिखा है, तो अपने आप में तो वो इतना उसको कहते हैं ना कि एक एक बूंद ही कभी ऐसा पूरा घट भर देता है, तो जिसमें हम समा नहीं सकते हैं। तो लेकिन साहित्य पर तो हम बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन समाज सेवा का भी आपका एक विशेष बहुत बहुत ज्यादा रहा है। बहुत तो किया समाज मैंने। सेवा में किस दिशा में आपने विशेष कार्य किया है? समाज सेवा में तो एक तो मैं जिस क्लब से जुड़ी हुई थी, वो क्लब भी बहुत समाज सेवा करती है। ज्योतिर्मय क्लब है हमारी कलकत्ते की, बहुत नामी क्लब है। उसके बाद मैं मदर टेरेसा का डाइंग इंस्टीट्यूट में जाती थी। क्या पहले बात है, उसके बहुत बढ़िया। बच्चे के उसमें भी जाती थी, किंतु वो छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन पादरी आके बोला, मदर के साथ ही बैठती थी मैं, तो मदर को बोले कि हमने इतने बच्चे कन्वर्ट करा दिए। हम्म हम्म बस हम्म मेरे को बहुत खराब लगा वो। मैंने कहा ये हम्म धर्म नहीं है, दिस इज ऑल कर रहे। तो मैं वहां से उठ गई, डाइंग इंस्टीट्यूट में गई, वहां बहुत काम किया। और वहाँ मुझे उन औरतों से भी शिकायत रही। मैं उनको कहती कि आप लाए हैं खाने को तो खिलाइए, इनके गरीब हैं क्या। उनकी हालत बड़ी खराब होती थी, किसी का यहाँ से पस निकल रहा है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पेशाब का नहीं। पर उनकी सेवा करना आदमी को बहुत जैसे अभिमान टूट जाता है, ये तो आपको कहना पड़ेगा। ये जो हम अपने लेके अभिमान लेके चलते हैं ना, मैं ये हूँ, मेरे को ये क्यों कह दिया, मेरे को वैसे, वो सारा खत्म हो जाता है। मतलब भ्रम टूट जाता है, मतलब बहुत पूरा। भ्रम ही टूट जाता है, आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ जाते हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हकीकत बड़ी को बात सामना कही हो आपने। जाती है कि ये बहुत हमारी बढ़िया। हकीकत। तो आपका फिर वो कार्य समाज सेवा का आगे भी चलता रहा होगा फिर आगे? बहुत बहुत दिन तक चला। फिर उसके बाद तो देखिए बच्चों की शादी हो गई, मेरा शरीर भी अब 4 तल्ला उतरना चढ़ने के लायक मुश्किल था, लिफ्ट नहीं है। तो और फिर हमारे दोस्त भी एक एक करके ऊपर चले गए, जो था एक ग्रुप भी, हम लोग ग्रुप के हिसाब से काम करते थे एक साथ, अकेला नहीं था। तो फिर छूट गया। तो लेकिन साहित्य साधना तो आपकी चलती रही निरंतर उसमें। वो तो अभी भी चलती है। शादी शादी के बाद भी कोई अंतर आया नहीं? तो नहीं, आया आया आया। आया। अच्छा, बहुत। क्या मतलब किस तरह, क्या क्या चुनौती कोई पैदा हुई परिवार में, या इतनी व्यस्तताएं रही? व्यस्तता रह गई, समाज जी की, जी। परिवार की। वैसे कोल्की लिखा मैंने, तो हम्म। और एक इंग्लिश में पोइट्री की भी किताब निकली थी, वो तो कहाँ से कहाँ चली गई पता ही नहीं। तो कोल्की लिखा मैंने। तो कोल्की के बाद ये धूली वसन को किया। तो सुनील से बात हुई, मैंने कहा सुनील
मैं तो इसका धूली बसन नाम नहीं दूंगी। तो बोले कहनो, मैंने कहनो की तुमने एक ही किताब को 4 जगह अनुवाद करवा लिया, मेरे पास खबर आ गई है। बहुत बदमाश था, बहुत बदमाश था। तो मैंने कहा मैं इसका नाम दूसरा रखूंगी, मैंने जो तेरी खुशी हो रख दे। तो मैंने उत्तर संधान रख दिया उसका। नहीं नहीं, 4 जगह जो आप अनुवाद कह रहे हैं, क्या हिंदी में ही 4 अनुवाद हो चुके हाँ हैं या अलग हाँ, अलग? हिंदी का, हिंदी का। नहीं तो मतलब जैसे क्या मुझे आवश्यक, उत्तर संधान दी, नहीं चार नहीं नहीं और भी कईयों को दी उसने। नहीं नहीं सरोजी, क्या आवश्यकता थी चार चार अनुवाद करवाने की, क्या? भैया अब जो भी है, मस्त राम था वो, तो उसकी जो अच्छा इच्छा अच्छा। हुई उसने कर दी। अब नहीं, रोक तो सकते नहीं। ये तो आपने नया विषय उठाया है। तो अब नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो बाकी 3 अनुवाद थे, तो आपने वो पढ़े थे क्या? नहीं नहीं। तो आपको लगा कि आपका अनुवाद द बेस्ट है, ऐसा? नहीं, नाम बदलने के बाद कुछ भी, वो धूली बसन है, किंतु नाम तो उत्तर संधान से, ज्ञानपीठ से आया था। तो मैंने उनको कह दिया था कि देखिए मैं ये नाम दे रही हूँ, है धूली बसन, पर मैं धूली बसन से नहीं करूंगी, उत्तर संध्यान, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा कि इतनी 4 वो आ रहे हैं, तो कम से कम मेरा तो अलग हो जाएगा उत्तर संध्यान। तो सुनील ने और भी कईयों को, और भी अपने अनुवाद जो दिए कईयों को, 3 3 4, मेरी यही नहीं है, उसकी आदत थी, जो मांगने आता उसको ले जाओ। चलिए, तो ये तो अनुवाद की बात रही, लेकिन आपका जो अपना मूल उपन्यास है कोल की, उसका उसके पृष्ठभूमि के बारे में, किस सन में वो आपका प्रकाशित हुआ था, कोल की? ये तो याद नहीं है भैया कि याद नहीं है? नो, नहीं। लेकिन उसका क्या, आपने क्या बैकग्राउंड क्या लिया था, क्या? बैकग्राउंड एक, जी मतलब जी। एक लड़का है जो घर के एटमॉस्फेयर से किस तरह से वो एबनॉर्मल हो जाता है नॉर्मल से, पिता के कारण, ये सब कारण। तो ये मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मैंने कुल की कैसे लिखी उस उम्र में, क्योंकि कोई औरत की कलम उसको इतना नहीं लिख सकती है, पुरुष प्रधान बना के। जैसे पूर्णमिदन तो स्त्री प्रधान थी, नायिका थी, और उसमें नायक पुरुष प्रधान थी। तो पुरुषों का सारा वर्णन करना, ये करना, खुदा जाने कोई ना कोई सरस्वती नहीं मेरे पर दया की थी। तो खोल के देखी, दोबारा छपेगी तो ठीक है, कुछ काटना पड़ेगा, पहला उपन्यास था, थोड़ा लंबा हो गया था। ये कितने पृष्ठों का बन गया था उस समय वो? अब ये सब याद नहीं है, किंतु हाँ याद ये नहीं? मालूम है, मुझे सुधा ने बताया, सुधा अरोड़ा मेरी दोस्त है, उसने कहा कि सरोज इसको दोबारा छपवा ले, पर कुछ काट दे, रिपीट हो रहा है। नहीं नहीं, अब आपका मन कर रहा है कि उसमें आप कुछ संशोधन करेंगे, या केवल बस ये काटना, यहाँ पर काटना, यहाँ काटना पर काट, काटना? संशोधन की कहीं जरूरत नहीं है, कई जगह अच्छा। मैंने रिपीट कर दिया है। ओके। जी 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 पहले जी जी। हाँ रिपीट आपको हो लग गए। रहा कि पुनरावृत्ति हुई है, तो इसलिए हाँ उस वो 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 कट वो जाए। पोर्शंस, वो अंश आप निकालना चाह रहे हैं, नहीं, तो जब उसके बाद छपेगा तब छपेगा, नहीं छपेगा तो ना सही। अब उस समय बिक गया काफी, खोल की एक तरह से, और काफी इसको समीक्षा भी मिली, तो ठीक है। नहीं, आई मतलब मैं मैं क्योंकि बहुत पुराना होगा आपका ये उपन्यास, उसकी समीक्षात्मक प्रतिक्रिया क्या रही उस नॉवल के बारे? अब देखिए ना, कभी कभी कुछ कृतियों पर एकदम वो विषय बन जाता है, चर्चा का विषय हो जाता है। अब देखिए ऐसा है, इस विषय को उठाया गया है। तो आपको आपको आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है, किस तरह का रेस्पॉन्स रहा? मैं नहीं, समीक्षात्मक दृष्टि से बात, जी जी। समीक्षा जिसने भी पढ़ी उसको वो हैरत में ही पड़ गया कि कैसे एक औरत ये लिख सकती है। नथिंग डर्टी, डर्टी कुछ नहीं है, किंतु उस जो तत्व था, वो पुरुष प्रधान होते हुए भी उसकी मानसिकता जो है काफी इधर उधर स्थिर नहीं था वो कहीं पर भी। नॉस्टैल्जिया टाइप का उपन्यास है वो, आप पढ़ो तो आपको अजीब सा लगता है कि क्या क्या कैरेक्टर है ये। तो पर वो उसके लिए मुझे नागार्जुन बाबा आते थे मेरे यहाँ, क्या बात है? उनकी चिट्ठियां भी बहुत हैं। तो वो बैठते और फिर बोलते तुम पलाश को, 4 पलाश थी वो उसकी और नायिका का नाम, तो पलाश को इन लोगों को जल्दी खत्म करे इसको। तो मैं उनको सुनाती थी कि बाबा मैंने ये लिखा, जैसे पूर्ण मेरा मैंने आशापूर्णा देवी को सुनाया था, क्योंकि मुझे डर लग गया कि ये पूर्ण लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा।
तो मैं दीदी के पास गई थी, मैंने कहा दीदी एक मेरे से मैंने लिख तो लिया पर मेरे अंदर में डर है। तो मेरे को बहुत प्यार करती थी, बोले कि हो से क्या हुआ। मैं कहा दीदी एक मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको, ये आप बताइए कि ठीक मैं आगे लिख जाऊं कि नहीं लिख जाऊं। आधा लिख गई थी, तो तब मुझे लगा कि ये क्या कर रही हूँ मैं। तो मैं कहा खूब भालो है, खूब बढ़िया हुआ है, तुम चलो आगे। बस एक घोड़े को दुलत्ती लगती है ना, दुलत्ती लग गई मेरे को। और बस उसके बाद तो जो भी मैंने रुकना नहीं, लिखा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक्चुअली वास्तव में मैं इसलिए ये आपसे जानना चाह रहा था कि आलोचक समाज जो है, आलोचक वर्ग जो है, उनके क्या प्रतिक्रिया रही, वो किस तरह से उन्होंने आपकी उस उपन्यास को लिया, और फूल उनका मिडन उनका को, नहीं फूल नहीं मिडन नहीं, जो पहले वाली बात हो रही है, जो कोल, अच्छा, कोल्की की जो बात हो रही है उसके बारे में। तो तो फिर कविताओं का किस तरह से आपका लिखना आरंभ हुआ? आपने कविताएं भी कुछ लिखी हैं, अच्छी कविताएं हैं। तो ये इन एक कुछ दिनों तो में नहीं, हाँ, कविताएं इन दिनों में नहीं लिखी, नहीं लिखती इन हूँ इन दिनों में दिनों। ना लिखी, अब इन इन दिनों में दिनों में ही सब कुछ लिखना थोड़ी। शुरू करा है, जी जी। फेसबुक पर तो लिखी है। हाँ जी। तो नहीं, आपकी कविताएं मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी। कुछ एक दो कविताएं सुनाइए पहले आप। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। वाह वाह वाह। बाद में अब आपको, क्योंकि मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे मित्र आपको सुन रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। क्योंकि दिखता भी तो नहीं, ये बुद्ध पर है। कहीं पढ़ा था कि औरत बुद्ध नहीं हो सकती है, तो मेरे को वो चोट लग गई। मैंने उसी समय कलम पकड़ी और लिख दिया, मैं बुद्ध हो नहीं सकती, होना भी नहीं चाहती। मैं बुद्ध हो नहीं सकती, होना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं बुद्धि हूँ, ज्ञान हूँ, वैराग्य हूँ। मैं क्या बुद्ध बात। हो मैं बुद्ध हूँ, होना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बुद्धि हूँ, ज्ञान हूँ, वैराग्य हूँ। मुझे बुद्ध की तरह घर नहीं छोड़ना पड़ा। औरत कह रही है कि मुझे बुद्ध की तरह घर नहीं छोड़ना पड़ा, मुझे मेरे अस्तित्व में मिला बुद्ध, वटवृक्ष और शांति। क्या बात। मेरे मुझे मेरे अस्तित्व में मिला बुद्ध, वटवृक्ष और शांति। मैं औरत भी हूँ, क्या मैं औरत भी माँ भी हूँ, जिसने जन्मे हैं कई बुद्ध। मैं औरत भी माँ भी हूँ, जिसने जन्मे हैं कई बुद्ध घर की चार दीवारी में। वाह वाह वाह। औरत बुद्ध नहीं हो सकती, वह तो बुद्ध की जननी है। औरत बुद्ध नहीं हो सकती, वह तो बुद्ध की जननी है, जिसने न घर ही त्यागा, न जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। उसने उसी परिवेश में रहकर बुद्ध को धरती पर उतारा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, उसने बहुत सुंदर। उसी परिवेश में रहकर बुद्ध को धरती पर उतारा। मैं बुद्ध नहीं, होना भी नहीं चाहती। एक औरत जिसमें समाया है, वही मेरा बुद्ध, मेरा अंश, मेरी रक्त की पहचान। क्या बात एक है। अब बताइए सरोज जी, आप कह रही है मैं कविताएं नहीं लिखती हूँ, मैं कविता, नहीं दिखती। क्या एक ही कविता तो एक पूरे महाकाव्य के बराबर आपने सुना दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप कविताएं जारी रखिए ना, कविताएं बहुत अच्छा लिखते हैं आप। खैर गद्य तो आपका है ही बहुत बढ़िया, उसमें कोई संदेह नहीं एक है। कविता और सुना देती हूँ। बिल्कुल, आपका स्वागत है। अब तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है, अब तो मैं सुनना चाहूंगा आपकी कविताएं जी। अब इसमें देखना नहीं आता मुझे। तूने अपने अंदर क्या क्या भर लिए, तूने अपने अंदर क्या क्या भर लिए। मान अपमान भरा, राग द्वेष लोभ भरा, पैसों का अभिमान भरा, अपना अधर्म भरा और भरता ही गया। क्या तूने बात है, अप, क्या बात है। तूने अपने अंदर क्या क्या भर लिए। मान अपमान भरा, राग द्वेष लोभ भरा, पैसों का अभिमान, अपना अधर्म भरा और भरता ही गया। तू ये कैसे भूल बैठा बंदे, तू ये कैसे भूल बैठा बंदे। किसी के भी कफन में जेब नहीं होती, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। तू ये कैसे क्या भूल बात है। बैठा बंदे, किसी के कफन में जेब नहीं होती, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। आप अपने कफन में कुछ भर के नहीं जा सकते, न क्या मान न बात है, अभिमान न रुपया न पैसा। खाली आओगे खाली जाओगे, तो इनको रखने से क्या फायदा, पहले ही छोड़ दो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब नमिता पाठक जी बताइए, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गई हैं, उनका, उनकी टिप्पणी मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। जी दीदी,
शब्दों को पढ़कर जब चोट लगती है तो अक्सर कलम उठी जाती है। सही है, औरतों को बुद्ध बनने के लिए दौर खोलने की जरूरत कहाँ होती है। बहुत कौन बढ़िया। है ये? कौन है? नमिता पाठक जी, नमिता पाठक अच्छा। जी हम्म। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ गई हैं। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़े हुए हैं। अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई हैं, बहुत खूब कह रही हैं। बहुत सारे जुड़े हैं। बाद में मैं निवेदन करूंगा, आप ये टिप्पणियां देखिए जो कमेंट्स आपके लिए आए हैं। तो इस तरह से आपकी यात्रा, साहित्यिक यात्रा चलती रही। और मैं पुनः थोड़ा सा, पता नहीं मैं क्यों बार बार इसी ओर आ रहा हूँ, आपने कविताएं लिखना कंटिन्यू क्यों नहीं किया, जारी क्यों नहीं रखा? कविताएं मेरे आप में बहुत, कविताएं आप बहुत अच्छा विश्वास लिखती हैं करिए, आप। कविता जी जी। मेरे को चाहिए बड़ी धरातल चाहिए जहाँ मैं अपने व्यूज बहुत थे मेरे पास, और कुछ ना कुछ दिमाग में खट 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 होती रहती थी। तो ये सीमित रहती है कविता, इतने से में ही अपने को सबको सिमेट लो, वो मेरे से नहीं होता है। मुझे बड़ा धरातल चाहिए। तो उपन्यास और कहानी भी नहीं लिखती मैं, कहानी में भी आपको बहुत अपने आप को सिकोड़ना पड़ता है। तो उपन्यास मेरे लिए बेस्ट था। कम लिखा किंतु ठीक लिखा बस। और कहानी तो इन दिनों में पता नहीं कोई दिमाग में आता है, मोबाइल पर ही उसी समय लिख लेती हूँ, खत्म, गया। अच्छा तो बुरा। नहीं, अब देखिए उपन्यास का तो फलक बहुत विस्तृत है, बड़ा है। उसके लिए, लिखने के लिए समय चाहिए। और फिर उसके कई ड्राफ्ट्स बनते हैं, कई उसके बाद प्रारूप, जब अंतिम प्रारूप में आ जाता तब तक कितनी कटनी छटनी, बहुत कुछ होता है और समय उसमें बहुत लगता है। लेकिन जबकि आपने कहा तो कहानी भी तो आप लिख सकते हैं। कहानी भी तो वही एक छोटा उपन्यास होता है लगभग, मुझे ना? आनंद नहीं आता, 3-4 आनंद नहीं कहानियां आया। लिखी, मुझे आनंद नहीं आया। जी जी जी। तो अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण आपसे ये बात करना चाहूँगा, इससे पहले कि हम पूर्ण विराम पर बातचीत करेंगे। साहित्यकार तो लिखता है, बहुत मेहनत करता है, चाहे किसी भी विधा में वो लिखे। लेकिन आजकल के ये जो सोशल मीडिया का समय आ गया, इतना एक्सप्लोजन हो गया है, विस्फोट हो चुका है, कहाँ अलग अलग उसके प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जब आपकी पुस्तक छपती है तो फिर ये देखा जाता है, प्रकाशक भी एक तरफ परेशान होता है, अरे मेरी पुस्तकें बिकती नहीं है, और लेखक साहित्यकार अपनी जगह परेशान होता है। तो आपका क्या टेक है इस पर, आपका क्या दृष्टिकोण है इस पर? इतनी मेहनत के बावजूद प्लेटफॉर्म का कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये बहुत नहीं, विचारणीय है। यदि आप अच्छा लिखते हो तो इसमें मीडिया में आपको लाभ तो है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि जो प्रकाशक हैं वो सर्टेन लोगों को तो आगे ले जाते हैं, और उसके बाद नहीं तो वो सुन रहे होंगे अशोक जी, आपको भी बोल रही हूँ मैं, राजकमल के, कि आप लोग किसी को आगे कम बढ़ाते हैं। हम तो घर की खेती, हमारे परिवार के ही हैं वो, तो देवर है मेरे। तो मैं अक्सर बोलती कि भाभी ये बोल के आपने मेरे को आगे नहीं किया ना। मैंने कहा ठीक है, बदला लूंगी मैं। तो इसमें जी निरूपा जी। निरूपा ने इसमें, निवेदिता ने इसमें पहला जो इसको पूर्णमिदम को एक दिया धक्का, तो उसने दिया। उसके बाद तो वो गाड़ी जो चल पड़ी, रुकती नहीं। अब आप सोचिए पूर्णमिदम का सेकंड एडिशन आ गया, मैं तो अवाक रह गई। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले हाँ ताई जी, हमने इसमें भी निकाल दिया और पेपर बैग में भी निकाल दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। क्या तो बात है, क्या अब आपने पूर्ण विधम की बात तो छेड़ ही दी। अब मैं उसी बिंदु पर आना चाहूँगा। अब पहले इस उपन्यास का बैकग्राउंड बताइए, कैसे कैसे कल्पना की आपने, आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये उपन्यास लिखेंगे और इसका फलक आपने बहुत बड़ा लिया है। उसके बारे में अपना एक लेखक के अनुभव के रूप में आपसे जानना चाहेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कोई ऐसा ढांचा नहीं बनाती। अभी पूर्ण मदर भी लिखने बैठी हूँ, ढांचा नहीं बनाया। आधा लिखा छोड़ दिया, हटा दिया, नहीं गड़बड़ लग रहा है, फिर दोबारा लिखने लगती हूँ, जैसा आए वैसा सही। फिर दोबारा लिख के फिर दूसरी तरह से उसको लिखूंगी। तो पूर्णमिदम के लिए ढांचा नहीं बनाया, बस एक एक लड़की मेरे अंदर के अंदर जो बैठी हुई थी, एक लड़की जिसको ये
प्यास थी या कुछ था कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए, अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, क्लियर, नीट, क्लीन जिसको कहना चाहिए, ऐसे रिश्ते समाज में ला के दिखाना चाहिए। तो बस वो जब शुरू हो गया तो फिर मेरे को पता ही नहीं कैसे माँ सरस्वती बैठी क्या बैठी, मुझे तो खुद भी हैरत होती है कि कैसे लिखा गया ये। परंतु हाँ, तब मैंने लिख के, जब मैं दोबारा पढ़ती नहीं हूँ, मेरी दोस्त हैं आदेश पोद्दार और रेणु गौरीसरिया, पास में ही रहती है, मैं उसको भेज देती थी कि तू देख ले भाई, तो वो देखती थी। और क्योंकि एक अच्छा उपन्यास, यद्यपि एक और बताऊं, इसको क्रिटिसिज्म भी करने वाले भी अभी तक नहीं मिले, एक दो मिले हैं, उनको लगता है कि ये ऐसा समाज में हो नहीं सकता है। अब मुझे लगता है बहुत, आप कोशिश करें तो निश्चित हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर समय देह पर आकर, हर प्रेम जो है देह पर आकर रुक जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आदमी एक दोस्ताना रूप से भी चले और आत्मा से जुड़ा रहे। अब आजकल बोलते हैं ना सोलमेट और सोल कनेक्शन, पता नहीं क्या क्या सोल के नाम से होने लग गया, किंतु ये उस समय नहीं था। उस समय भारती जी की पढ़िए आप, कनुप्रिया पढ़िए, कानुप्रिया पढ़ी। हाँ, तो जी जी जी, कनुप्रिया पढ़ के तो सब प्रेम में घुस गए। बिल्कुल गुनाहों का देवता। गुनाहों के देता हमको माँ ने नहीं पढ़ने दिया। माँ ने पढ़ा, मैंने वो, माँ के पास बहुत सी किताबें थी तो मैंने उठा लिया, माँ ने छीन ली। मारवाड़ी में बोली है, तू नहीं नहीं पढ़ सी। उसका नहीं कारण क्या था, उसका माँ ने छीन बताया लिया। नहीं, माँ से कारण पूछना इम्पॉसिबल, अरे बाबा। क्या? अच्छा। तो पढ़ी, मैंने पढ़ी, पर माँ से छुप के पढ़ी, किंतु समझ में आ गया कि माँ ने क्यों मना किया था। वो सुधा का चरित्र जो है उसमें, वो सब जो चरित्र दिखाए गए हैं, वो एक कुंवारी लड़की के लिए सही नहीं थे। आदमी उसी मानसिकता में चला जाए तो विवाह के बाद वो कभी भी सफल होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो माँ का यही कारण रहेगा, क्योंकि वो आदर्शवादी महिला थी और वो भी बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी भाई। उन्होंने जो गीत लिखे हैं बहुत उम्दा। आप सोचिए, उस माँ की तो बराबरी हमारे पांचों माँ के पांचों बच्चे नहीं कर सकते। क्या She बात was है। a- पर माँ आगे बढ़ी। मैं सबको कहती हूँ, जो भी पुरुष सुन रहे हैं, माँ इतनी आगे बढ़ी कि अकेली पौंडीचेरी जा रही हैं, अडियार जा रही हैं, कि ये बनारस जा रही हैं। हर थर्सडे को थियोसॉफिक सोसाइटी लॉज में जाती थी, एक न एक भाषण देना या सुनना। पुरुष का, मेरे बाबूजी का बहुत बड़ा सहयोग था। गाड़ी दे देते थे, जहाँ जाना हो जाओ। हम लोग जो इतने पढ़े लिखे पुरुष हैं, उनको यदि जाना, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या करोगी, कैसे रहोगी, वहाँ ये हो जाएगा, बहुत से इफ्स एंड बट्स है आजकल पुरुषों के मन में। परंतु आई रियली, वैसे मैं अपने बाबूजी को इतनी इज्जत नहीं करती, किंतु इस मामले में तो मैं बाबूजी की बहुत इज्जत करती हूँ कि आज माँ को जहाँ पहुँचा दिया, उसके पीछे बाबूजी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर वो बात कर रही थी आप उपन्यास की कि जो कानुप्रिया इत्यादि हाँ, उसका। तो मेरे दिमाग में था ये क्या साहित्य आ गया है। जहाँ देखो, इधर देखो, बाहर निकलो तो एक किनारे पर एक लव बर्ड्स कपल बैठा है, उधर जाओ लेक पर जाओ तो वहाँ कपल्स मिल रहे हैं। मतलब खाली ये जो पिक्चर्स भी आती थी, उन्होंने भी मोहब्बत भरे गाने सुना सुना के दिमाग में सिर्फ एक मोहब्बत घुस गई थी, रिश्ता निभाने का नहीं था। थोड़ी देर के लिए जैसे चाट पकौड़ी खाते हैं, ये मोहब्बत भी चाट पकौड़ी हो गई थी। तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं, कुछ लिखना पड़ेगा, शायद समाज में कोई ये बात आ जाए। पर इसमें खाली समाज में, इसमें एक बात और है, रेप। मैं जब न्यूज में देखती थी कि रेप हुआ है और उसके पीछे लोग इतना टॉर्च लेके चले जाते हैं, 2 दिन तक ये हो रहा है, गांधी के उधर में या इधर में लेके धरना दे रहे हैं। तो रेप विक्टिम का क्या हो रहा है, वो तो कहीं की वहीं खड़ी है, उसका 2 बार आपने ले लिया और उसके बाद वो आगे तो कहीं बढ़ी नहीं। ये रेप विक्टिम इसकी हीरोइन को बनाया और वो देखे कहाँ कितनी ऊंची उठाया। तो आप पर है कि आप किसी को जरा सा कुछ तो दीजिए, खाली अपना प्रलोभन मत देखिए कि उसका बात कर ली, उसके लिए कर लिया। यू शुड हेल्प
तो इस औरत को वीरू ने, जो इसका बचपन का शादी था, उसने साथ दिया। उसी का पूर्ण मदम में आएगा कि ये शिव एंड शक्ति, पुरुष और नर और नारी, इनका आपस में जो समन्वय है या जो भी इनका रिश्ता है, वो आत्मा के धरातल पर होना चाहिए। क्या नहीं बात तो आजकल ये 35 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं 50 टुकड़े हो रहे हैं, ये टुकड़े ही होते रहेंगे। औरतों की यही हालत होगी, या डिवोर्स होंगे। आजकल डिवोर्स भी बहुत हो रहे हैं। कारण यही है कि हम ऊपर ऊपर में चलते हैं। आप मेरे साथ हैं आज, कोई बहुत सुंदर औरत दिखी, आप उसकी तरफ झुक गए। बहुत पैसे वाला पुरुष दिखा तो आप उधर चले गए। तो टिकना, टिकाऊ नहीं रह गया रिश्ता, बिखर गए। तो इसलिए पूर्ण मेरा निदम लिखने का मेरा मन बहुत था कि कहीं कुछ हो। तो शुरू में तो लोगों को लगता था कि ऐसे कैसे होगा, कि क्योंकि मैं भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मेरे मन में एक, आप कह सकते हैं कि कुंठा, मैं इंग्लिश भी बोल लेती थी। प्रभा खेतान मेरे को यही बात एक पूछी थी, लेडी स्टडी ग्रुप यहाँ पर है, तो वुमेन्स लिबरेशन पर बोलना था हमारे क्लब में। क्या तो बात सब फॉर के लिए कोई नहीं बोलेगा, मारवाड़ी महिलाएं थी, फॉर के लिए बोलेगा नहीं। किसी के सासू अगेंस्ट हो जाएंगे, किसी के हस्बैंड अगेंस्ट हो जाएंगे। चंचल और मैं थी, मैं क्या, मैं बोल दूंगी फॉर पर, आई एम नॉट अफ्रेड। तो लेडी स्टडी ग्रुप में फिर वुमेन्स लिबरेशन के लिए, फॉर के लिए बोल के आई। उसके लिए मेरे को अध्ययन करना पड़ा। आई वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन लाइब्रेरी, वहाँ जा जाके खूब पढ़ के, अब सारा मैंने कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से क्या हुआ, सब पढ़ के दिया। तब प्रभा ने पूछा था मेरे को कि तुम्हारी कहाँ तक परीक्षा हुई है, मतलब तो कहाँ तक तुमने पढ़ा है। मैंने कहा प्री यूनिवर्सिटी। बोले मत बोलो। मैंने कहा यस, वाई शुड आई लाई। तो बोले नहीं, ये तो तुम मुझको कहती ना कि आज एमए भी मैंने किया है, तो मैं विश्वास कर देती जिस हिसाब से तुमने यहाँ किया। मैं झूठ के सहारे कुछ पाना नहीं चाहती। तो ये जो अनपढ़ भी दिखाना था ऋचा को, कि अक्षर ज्ञान से, खाली पढ़ के अक्षर ज्ञान करके ऊपर की नॉलेज से, इसके लिए आपको डॉक्टरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ही स्वांत अपना बढ़ाइए ना, अंदर से, आत्मा से अपने बुद्धि बढ़ाइए। डॉक्टरेट करेंगे तो अभी तो बुद्धि में ही आएगा ना, जो भी कुछ आप करोगे। तो ऐसी बुद्धि बढ़ा के आप अपना उसमें ज्ञान ले लीजिए। अब गीता का ज्ञान क्या, आजकल मैं बीच में गीता और उपनिषद और नारद भक्ति सूत्र ये शुरू कर दी थी, तो वो कोई मैं किसी पंडित के नीचे बैठ के थोड़ी करती थी, खुद पढ़ती थी उसका, फिर उसमें से निकाल के लिख देती थी। तो ये जरूरी नहीं, इसलिए आप देखिए ऋचा को बहुत पढ़ाया नहीं है, गांव से पढ़ के आई और उसने जो कलम पकड़ा वो भावना से चली गई ऊपर, लिखते लिखते पहुंच गई। कोई एमए और बीए या कोई उसने डॉक्टरेट की हो, ऐसा कुछ नहीं। एक साधारण सी गांव की लड़की, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके सहारे वो कुछ बन सकता है। पर हाँ, उसको चाहिए कोई एक बार धक्का देने के लिए। उसके पास उसकी दोस्त थी टुकटुकी, बहुत प्यारी दोस्त थी वो। दोस्ती हो तो ऐसी हो, देखिए दोस्ती में अपेक्षाएं हो जाएं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए ये किया, तो वो दोस्ती नहीं चलती। मान अपमान हो, अपेक्षाएं हो, पैसा या धन दौलत बीच में ये आ जाए, तो फिर दोस्ती नहीं होती। समतल, सम धरातल पर होना चाहिए, तब दोस्ती खूब चलती। तो उसकी दोस्ती चली भाई। वो एक ब्राह्मण थी, ऋचा ब्राह्मण थी, और टुकटुकी आपके ज़माने में जिसको कहते हैं वो क्लास, कौन सी लोअर क्लास में क्या नाम है उसका? हाँ, मतलब और किसी और अन्य जाति का जो है। जी जी। तो तो उनकी दोस्ती बहुत बहुत निभाई, टुकटुकी ने भी निभाई, उसने भी निभाई। नहीं, आपने पूरा, मैं ये इस तरह से ये जान गया कि पूरा एक तो यथार्थ की जमीन पर आपने इस उपन्यास को रखा है शुरू से ही, और साथ में जो मनोवैज्ञानिक पक्ष आने चाहिए इसमें,
वो भी समानांतर पैरेलल इस उपन्यास में चल रहे हैं। तो आपने बीच में ये ज़िक्र किया कि कुछ समीक्षकों ने इसके बारे में कुछ अलग तरीके से कुछ टिप्पणी आ गई या टिप्पणी जी, नहीं, छपी नहीं, उन्होंने मौखिक मेरे को कहा। तो मैंने कहा आपकी राय मैं स्वीकारती नहीं हूँ, किंतु सुन लूंगी, क्योंकि जो आप कह रहे हैं मुझे, मेरे लिए वो संभव है, क्योंकि मैंने जी, खुद अपने अंदर देखा है। मैं भोग के निकली हूँ। आप बताइए, आज प्री यूनिवर्सिटी क्या, 11th क्लास? तो 11th क्लास की औरत आज 82 इयर्स में फिर एक उपन्यास और लिख रही है, और कोई शिक्षा दीक्षा नहीं, किताबों से सबसे अपना स्व ज्ञान है उसका। तो उसमें मैंने कहा मैं तो मानती हूँ, हो सकता है मैंने वही लिखा है जो मैं मानती हूँ, इसमें कहीं से मैंने आरोपित कुछ नहीं किया। अपने भीतर का जो मेरा मानना था वही सब निचोड़ के रख दिया। इसलिए अक्सर उस दिन भी मैं जो इन लोगों का हुआ था मीट द ऑथर्स, उसमें भी मैंने कहा था कि मेरे मन में था कि आफ्टर नेहरू हु, तो पूर्णविराम के बाद अब और आफ्टर पूर्णविराम व्हाट। तो ठीक है, अब पूर्णमदा हो जाए, भगवान कुछ सांसें और दे और दे। और कुछ ऐसा आ जाएगा तो इसमें चलता रहेगा। तो नहीं, पूर्णमदा आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, ये हम क्या बता बात है, दें, क्योंकि क्या, कंप्लीटली डिफरेंट है। जी, जी, आ जी, गया जी। तो अच्छा ही आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मतलब समानांतर आपके मस्तिष्क में वो विचार चल रहा है कि हाँ, पूर्णविदम पूर्ण। के बाद और एक धमाका होने वाला है आपकी लेखनी से। नहीं, पूर्ण मदर में युगाना गूंज वालों ने भी कहा कि वीरू का चरित्र भी तो बताओ जो इसके साथ। तो मैंने कहा अच्छा, इसको मैंने खोल, क्योंकि ऋचा प्रधान थी, नायिका प्रधान, अब ये नायक प्रधान हो जाएगा। और अंत में ठीक है, नारी और स्त्री का, जैसे एक स्त्री और शक्ति और शिव और शक्ति का जो मिलन है वो हो जाएगा, किंतु ध्यान करूंगी कि शिव शक्ति का मिलन होना जरूरी है कि नहीं है, वो मेरी लेखनी कहाँ जाएगी उस पर मैं देख, क्योंकि इसमें भी बहुत ये शिव शक्ति है। ऋचा और इन लोगों के भीतर बहुत गहरी शक्ति है, मिले नहीं डजेंट मीन कि उनको ब्याह करा दो, उनके सेक्स करवा दो, उनका बच्चे पैदा करवा दो, दैट डजेंट मीन कि शिव शक्ति होते हैं। शिव शक्ति आदमी एक जगह पर स्थिर रहे, वो शिव शिव शक्ति, जो संबंध स्थिर रह जाए वो शिव और शक्ति है। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात बताई आपने, बहुत ही गंभीर बात है ये। उसके बाद अब आपका इस उपन्यास का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है हाँ, हमारे अंग्रेजी। परम भूपेंद्र अब टिकू जी ने, और बहुत अच्छा केंद्र, अनुवाद है। बड़ी बहुत बड़ी मेहनत, तकलीफ बहुत, हुई इनको, ये उपन्यास सच्ची अंग्रेजी में हो गया, वो हैरत है, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर हिंदी में इतने कड़े शब्द डाल दिए थे, क्या क्या कर दिया था मैंने। इंग्लिश में अनुवाद भूपेंद्र जी ने कर दिया, हेड्स ऑफ टू हिम, हेड्स ऑफ टू हिम, क्योंकि ये अब उपन्यास थोड़ा गहन, डीपली रूटेड है, और हिंदी में भाषा अपनी है, जैसे चाहे उसको बढ़ा लो, उसको लंबा कर लो, विस्तार कर लो। इंग्लिश में वो विस्तार करना बहुत मुश्किल, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। हिंदी अपने दिमाग को, उस दिमाग को पकड़ना मुश्किल है। फिर भी हो गया, और चली उठी बहुत किताबें, लोगों ने पढ़ा। ने निश्चित रूप से टिपू जी तो बहुत अच्छा अनुवाद करते हैं, बहुत अच्छे अनुवादक है। मैं तो ये कहूँगा कि वो जो उसकी मूल आत्मा होती है कृति की, उसको वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकड़ते हैं और उसकी अंतर आत्मा तक, भीतर तक चले जाते हैं। नहीं तो और उसके इनका बाद, सेवेंथ कॉर्ड जो निकला है, सेवेंथ कॉर्ड, उसमें भी देखिए आपको कहानियां इनकी छोटी होते हुए भी बहुत गहरी हैं। एक एक चरित्र का वो ऐसा निकाल के निचोड़ देते हैं, आपको समझ में आता है कि चरित्र उभर गया, पनप गया। ये तो देखिए दुर्वा में भी थी, कि दुर्वा की कहानियां, मैं तो कहूँगी इनकी तो कहानियां सेवेंथ कॉर्ड से ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि वो कहानियां हिंदी में थी एक तो, और समेटी हुई थी एकदम, जिसको फैली हुई नहीं थी कि एक यहाँ जा रहा है एक उधर जा रहा है, छितरी हुई नहीं थी। बहुत दुर्वा की एक बहुत ब्यूटी ये है कि उसकी समेटी हुई था।
तो जो मूल रूप से आपने पूर्णमिदम लिखा है तो लगभग 4 साल लग गए आपको लिखने में वो? क्योंकि बीच में देखिए एक तो बहुत गहराई में डूब गई थी मैं, फिर हमारे बच्चों के ब्याह भी आ गए, दोनों लड़का कभी बॉम्बे में हो रहा है, कोई दिल्ली में हो रहा है, बेटी का ब्याह कलकत्ते में हुआ, तो उसमें भी थोड़ी फंस गई थी इन बच्चों के उसमें भी। मेरे आगे पीछे कोई देवर तो है नहीं, करना मुझे ही था सब कुछ, तो फिर भी लिखा गया। नहीं रात लिखा गया, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना बीच में कुछ व्यस्तताएं और आ गई, तो जो उसका रुक गया ना। जो जो उसका तारतम्य था, जो वो उसमें कोई फर्क तो नहीं आया ना, ऐसा तो नहीं हुआ? हाँ प्रभावित नहीं हुआ उसका तारतम्य जो था, उसमें कोई प्रभावित तो नहीं हुआ वो, जो एक नहीं, कंटिन्यूटी थी प्रभावित नहीं हुआ, देर हो गई, देर हो गई। जी जी जी। देर लग गई। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि आप उस उपन्यास में से एक दो अंश सुनाइए। हमारे मित्र लगातार जुड़े हैं, आपको सुन रहे हैं। अब देखिए, अब मैं सब कमेंट्स तो इस समय नहीं पढ़ पाऊंगा, बाद में आप देख लीजिए। बहुत अच्छे कमेंट्स, अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं आपके इस कार्यक्रम के लिए। आपका स्वागत है सरोज जी। पूर्णमिदम से एक पढ़ के दिखा रही हूँ। आपका ऋचा, स्वागत। प्रज्ञा उसको कहती है, क्योंकि प्रज्ञा पूछती है अपनी माँ से कि मेरा बाप कौन है, क्योंकि रेप चाइल्ड है ये, रेप की बच्ची है, तो इसको कहीं सुन लेती है कि ये बाप जो है इसका नहीं है, तो माँ से पूछती है। उसके बाद बातचीत हो जाती है। अगले दिन सुबह वो पूछती है, माँ सुबह से तुम चुप हो, तुम्हें कुछ कहना है? पगली, तेरे प्रति मेरा विश्वास पूर्ण सत्य है, अपने सत्य के प्रति सत्यवान रहना ही रिश्ते की जीत है। तुझे एक बात कहनी है, दोस्ती उससे करो जो फूल की खुशबू जैसा तुम्हारा साथ निभाए। सच्चा मित्र एक आधारशिला होता है जिस पर टिका जा सके, बेरोक टोक जिसकी बात सुनी जा सके, उस पर सहमत असहमत हुआ जा सके। जब दोनों खामोश हों तब भी उनका संवाद चलता रहे, बिना किसी अपेक्षाओं के। छटपट मत कर, मैं समय से तैयार मिलूं, मतलब फिर उनको जाना है किसी में, तो वो बोलती है मैं तैयार हो जाऊंगी झटपट। एक एक मैं पढ़ के सुनाती हूँ, मुझे मालूम आपका था आप स्वागत है, बोलोगे। जल्द सुनाइए, जरूर जरूर। ये चिट्ठी में से है। जी जी। लंदन में थी ये, इसको लंदन में धर्म की वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसको बुलाया था। तो वो धर्म वाला भी इसने जो व्याख्यान दिया है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत लंबा है। वीरू, अच्छे हो गए, स्मरण बना रहता है, कौंधते स्मरण में कुछ कहना नहीं हो पाता। जीवन की चाल वही बेढंगी, फालतू की व्यस्तताएं, दुनियादारी, लेखन लंगड़ाता हुआ, बेचैनी हर पल की। पता नहीं वह स्थल मैं कहाँ छोड़ आई हूँ जहाँ से मन को अर्थवान के बीच बने होने की अनुभूति होती थी। सच वाह। वीरू, इन दिनों विशेष कुछ नहीं लिखा, लिखना चाहा भी नहीं, न लिख पाने का क्षोभ नहीं। तमाम सोच मुझसे दूर है। पढ़कर हैरान हो गए कि मैंने अखबार तक हाथ में नहीं उठाया, पढ़ना तो दूर की चीज़ है। बस छोड़िए, इतना छोड़ दीजिए, आगे इन लोगों की आपस की बातें हैं। एक और थोड़ा सा अंश पढ़ती हूँ। जी जी जी। ये सारे खत ऋचा के लिखे हुए हैं। वीरू, आज का दिन तुम्हारे स्मरण के साथ। जानती हूँ तुम अकेलेपन के एहसास से ग्रसित हो, और मैं भी। ये दौर तो गुजर जाने वाला है। ये सच है कि इस अकेलेपन ने हम दोनों को बांधे रखा है, जोड़ रखा है, और हमें शक्ति भी मिलती रही है। बबूल का पेड़ अकेला रहता है, बढ़ता है, आंधी तूफान में सशक्त खड़ा रहता है। हमारा जीवन भी बबूल का पेड़ है, सशक्त और सच्चा। आओ क्या हम एक होकर अपने व्यक्तित्व को निस्सीमता में शामिल करें, अपने आदर्शों को ऊंचा उठाएं, जिससे अपवित्रता का बिंदु निकलता जाए, प्रभु धारणा के समीप हो। प्रभावशील, सक्रिय और दृढ़ संकल्प से पूर्ण, शेष हरी इच्छा। लगता है कुछ ज्यादा ही नैतिक उपदेश हो गया ये। क्या सर, बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं बस एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, तो आपने तो इसको हिंदी में लिखा इस उपन्यास को,
और भूपेंद्र जी ने इसका अंग्रेजी में किया है। तो क्या आपको क्या लग रहा है दोनों में वो समानता आ गई जो आप कहना चाह रही हैं? टिकू जी ने अंग्रेजी में हूबहू उसको उतार दिया है। देखिए, हूबहू तो आज सुनील मेरे से पूछे कि धूली वसंत का तुमने ठीक वैसे का वैसे ही उतार दिया, क्या हो नहीं सकता? कुछ ना कुछ हिंदी में हमको जगह मिल जाती है, हम बढ़ा देते हैं। इंग्लिश में अपने लोगों को उतनी जगह नहीं मिलती, नहीं मिलती। नहीं मिलती। इंग्लिश बड़ी शेक्सपियर लैंग्वेज कहो, जो भी कहो, सीमाएं हैं अंग्रेजी लिटरेचर की, बड़े सीमित है। तो हिंदी में हम लोगों का, और फिर अपनी अपनी भाषा है तो हम उसका और भी बढ़िया एनलार्ज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसमें शब्दों का खेल खेल लेते हैं। तो हिंदी वाले तो शब्दों के मसीहा होते हैं, किंतु इंग्लिश में थोड़ी बहुत, पर फिर भी आई हेड्स ऑफ टू भूपेन जी, एकदम पूर्ण निगम के नजदीक ले आए। क्या बात है, बहुत बहुत और बढ़िया। आज का बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेंगे इंग्लिश तो वही जो हिंदी, तो आज के बच्चे ये पढ़ेंगे नहीं। उनके लिए है ये अंग्रेज, जो बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत मेहनत करी उन्होंने। टिक्कू जी को भी बहुत साधुवाद, उन्होंने भी बहुत मेहनत की इसमें, क्योंकि जब आपका वो अनुवाद हो रहा था तो उनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती थी। कह रही कि मैं आजकल सरोज जी का ये उपन्यास इसका अनुवाद कर रहा हूँ, और बहुत ही बहुत प्रशंसा कर रहे थे इस कृति की। कह रहे कि बहुत अच्छी कृति मेरे सामने आ गई है, जिसका मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ। इसका इसका थोड़ा थोड़ा जो श्रेय है वो निवेदिता को भी दे दीजिए, निवेदिता चक्रवर्ती को भी। चलिए, वो तो ये बहुत अच्छा उसने कहा। कमर कसनी थी कि मुझे इंग्लिश में कराना है, और टिक्कू कराना जी है। को उसने ही पकड़ा था। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सबको। देखिए, हर एक का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी भूमिका है इसमें, सबने अपना अपना कार्य किया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। और मेरा एक और विचार आ रहा है, जिस तरह से मैंने आपका इस उपन्यास में जो आपने कुछ अंश सुनाए, नाटकीय तत्व इसमें बहुत है। तो आपको कभी नहीं लगा कि एक नाटक भी एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है हाँ, जिसमें मेरा अमेरिका में एक दोस्त है, उसने कहा इसको तुम नाटक करवा लो, नाटक में हाँ, बहुत आ जाएगा। तो चूंकि मैंने कहानी मंचन काफी किया था राजी सेठ से, और मनु जी की कहानी को कहानी मंचन किया था, तो मेरे को लगा इसका तो मैं लिख सकती हूँ। किंतु आजकल क्या हो गया, वो उषा गांगुली के जाने के बाद अब हिंदी का जो ये नाटक जो हो रहे हैं कमजोर पड़ गए। उषा थी तो कमर कस के बोल देती कि हाँ सर जी मैं अभी करवा दूंगी, आप लिखो मैं करवाती हूँ। उसको हर नई चीज पर बड़ा शौक रहता था करवाने का। पर उषा के जाने के बाद तो हमारा कलकत्ता नाटक मंच के हिसाब से थोड़ा कमजोर पड़ गया। बहुत विद्रोहिणी प्रकृति की लड़की थी। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो आपके पाइपलाइन में और क्या अभी, क्योंकि ये पैरेलल चलता रहता है ना कि अभी मुझे ये अब इस विषय पर उपन्यास या कोई कृति लिखनी है, उसके बाद फिर और कुछ विशेष आपके मन में इस समय उथल पुथल चल रही है कि अब मुझे नहीं ये नहीं नहीं प्रोजेक्ट, नहीं, अभी कुछ अब नहीं? नहीं, ये पूर्ण मद पूरा हो जाए फिर उसके बाद फेसबुक पर कभी जैसे विष्णु सहस्त्र नाम के 200 नाम का अर्थ लिख दिया, गीता के कर लिए, और नारद भक्ति सूत्र पकड़ लिया था, फिर कुछ पकड़ लेंगे। तब तक क्या कितना दिखेगा मेरे को भैया, 82 प्लस कर गए कितनी अरे वो उस पे देखिए सरोज जी, 82 पर मत जाइए, आप 28 पर जाइए। आप समझिए नहीं, आप 28 है, 82 नहीं है, 28 है। और अभी आपको बहुत लिखना है, आपका वो है, योगदान। जब तक जी जी। सांस है, आंखें और हाथ साथ देंगे तब तक करती जाऊंगी। बुद्धि देखिए, पर तो मेरी चलेगी, जब तक बुद्धि मेरी। ये शरीर और सांस साथ देंगे, तो ये मत सोचिए कि आप 82 है। मैं पुनः कहूंगा, आप 28 है। अभी आपको बहुत लिखना है, आगे जाना है। तो बातचीत तो हम अभी थोड़ी और करेंगे, लेकिन आपने ये वादा किया था कि आप और कविता आपके पास है एक दो जो आप सुनाएंगे, है क्या? क्या कविता?
चलिए हाँ अब आपको थोड़ा सा गाना सुना देती हूँ। गाना तो वो सुनना है मुझे, वो मैं भूला नहीं हूँ। नहीं, आपने टाइम हो रहा कार्यक्रम है आपका, टाइम हो रहा है, कार्यक्रम टाइम कुछ नहीं हो रहा, टाइम टाइम देखिए, टाइम हो रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा। आप चलिए, आप गाना आपने शुरू में कहा था कि कार्यक्रम के बीच में मैं गाना भी सुनाऊंगी, सुनाइए आप, आपका आई होप कि स्वागत है। गला चले। गला बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत अच्छा बोल रही हैं आप आज। तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम, न यूं बुझे बुझे रहो, जो दिल की बात है कहो, जो दिल की बात है कहो, जो मुझसे भी छुपाओगे, जो मुझसे भी छुपाओगे तो किसको तुम बताओगे, मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन, दिलाऊं किस तरह यकीन, कि तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तो ये है है क्या बात है, बहुत सुंदर। जिंदगी की। इतना सुनिए, इतना बढ़िया आप गाती हैं सरोज जी। ये प्रतिभा अब 1 घंटे से आपने छिपा के रखी थी। अब मैं शुरू में मैं समझ गया था कि आपने जब संगीत का जिक्र किया ना, और विधिवत रूप से आपने अपने परिवार में संगीत सीखा है, तो कोई किसी किसी गजल के 1-2 शेर सुनाइए, जरा अच्छा लगेगा। अरे नहीं, सुनाइए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब इच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो और किस में रुचि है आपकी? जैसे कई लोगों को होता ना कि कला में, चित्रकारी में, और संगीत नहीं, तो खैर देखना आपके। पसंद है, देखना पसंद है। पर मैंने ये पेंटिंग वेंटिंग सिलाई बुनाई इसमें मैं नहीं। मेरी बड़ी बहन थी, उसको बहुत शौक था सिलाई बुनाई पेंटिंग वगैरह का, मेरे को नहीं रहा। मैं कागज कलम में ही उलझी रह गई। किताबें अब पढ़ना का बहुत। जयश्री पुरवार जी कह रही हैं कि कविता, और उनको दीदी को कहिए कि वो सुनाए कविता, आपकी सुनना चाह रहे हैं। अब क्या कहूँ मैं तो अब इतनी फरमाइश आ रही है, तो कविता सुनाइए। छोटी सी है। जी मुझे स्वागत न है। पैसे गिनना, न लाइक्स गिनना, न शत्रु मित्र गिनना, मुझे न पैसे गिनना, न लाइक्स गिनना, न शत्रु मित्र गिनना, सिर्फ दुआओं को गिनना, अपनी प्रार्थना गिनना, वाह सिर्फ वाह वाह। दुआओं को गिनना, अपनी प्रार्थना गिनना। हे कृष्ण, हे कृष्ण, सखा मितवा, समभाव में रखे रखना। हे कृष्ण, सखा मितवा, समभाव में रखे रखना। चलूं जब साथ तेरे प्रिय, चलूं जब साथ तेरे प्रिय, हिसाब मेरा चुकता करना। चलूं जब साथ तुम्हारे प्रिय, हिसाब मेरा चुकता करना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज है सरोज जी, मैंने जो अनुभव किया है, अक्सर आपके प्रचलन में श्री कृष्ण बहुत आता है, चाहे वो कविता में है या कोई मैसेज में है। तो ये श्री कृष्ण शब्द जो है, थोड़ा सा इस पर 2 शब्द, दो कुछ तो बोलिए, 2 मिनट। कृष्ण के क्या बोलूं, इतने बड़े बड़े सब लोग बोल गए कृष्ण के लिए। कृष्ण की तो कोई बराबरी और उनको व्याख्या करना ही मुश्किल है। कृष्ण भक्ति जो होती है ना, वो आपको प्रेमिल बनाए रखती है। आपके भीतर प्रेम सदा सदा बाहर की तरह से रहता है, आप यंग रहते हैं। और मायूसी नहीं है आपकी जगह करती, कहीं पर जगह ही नहीं है मायूसी का। और कर्म करने को आप लगे रहते हैं, सबसे बड़ी बात है कर्म। कर्म में जैसे मेरी कविता में यही आएगा कि कर्म करेंगे, या कभी कहीं रास कर रहे हैं, किंतु उसका फल नहीं चाहते। वो आज भी नहीं, मैं नहीं चाहती फल। पूर्णमिदम लिखा, आप सोचिए कोल्की लिखा था,
कोल की लिख के मैंने सोचा भी नहीं कि कोल की लिख दिया, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, लीस्ट बॉदर। तो सुधा ने भी कहा कि अच्छी है तो इसको काट दे, अब छपवा ले इसको, बहुत अच्छी है। अब मन नहीं, गई बीत गई सब बात गई। चलिए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर कहा। तो इसलिए मैं इसके लिए सलाह नहीं दे सकता हूँ कि अगर श्री कृष्ण को समझना है और प्रेम की सही व्याख्या समझनी है तो भारती जी के जो पुस्तक है कनुप्रिया उसको पढ़ा जाए, तो क्या बात है। नहीं मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। बताइए बताइए। वो भारती जी की जो कनुप्रिया है वो कृष्ण का नाम है, कृष्ण राधा के हिसाब से, किंतु जो लिखी गई है वो भौतिक रूप में लिखी गई है, शारीरिक का संबंध से उस हिसाब से लिखी गई है, वो बड़े आध्यात्मिक लेवल पर नहीं लिखी गई है। नहीं, तो जरूरी नहीं कि हर एक कोई रचना आध्यात्मिक लेवल तक ही लिखी जाए। अब देखिए कृष्ण, जरूर आप कृष्ण से मत जोड़िए, फिर कृष्ण से मत जोड़िए। कविता कनुप्रिया वन ऑफ द बेस्ट पुस्तक है और बहुत चर्चित हुई, और भारती जी कनुप्रिया के माध्यम से ही जाने गए थे। पुष्पा जी और भारती जी कनुप्रिया के माध्यम से ही जाने गए थे, और बहुत उत्तम किताब है, गुनाहों के देवता कह लो, कनुप्रिया कह लो। तो भारती जी की हर साहित्य बहुत अच्छा है, किंतु आप उसको आध्यात्मिक से मत जोड़ो, अध्यात्म में नहीं है कहीं। तो अपने आप में बहुत अच्छी है कनुप्रिया, हम तो पढ़ पढ़ के उसका चिट्ठियों में लिखा करते थे। क्या बात है, क्या अमृता प्रीतम का, रति का, इसका और उसका, किसी का उठा उठा के लिख देते थे, तो ये इसमें से मिल जाता था कुछ न कुछ। क्या बात है, क्या बात है। इस पर अध्यात्म। अलग से मैं सोच रहा हूँ, इस पर अलग से आपके साथ एक कार्यक्रम रखूं कि चलिए, प्रेम जो भौतिक और आध्यात्मिक, इसका अरे अपना अपना अपने अपने परिस्थितियों में अलग अलग उसका महत्व होता है। इस पर एक ये बहुत बड़ा ऐसा इतना बड़ा विषय है, ये विस्तृत विषय है, इस पर अलग से बातचीत होगी। तो नहीं, प्रेम तो देखिए बचपन में तो के प्रेम नहीं कहते, वो बचपना होता है। बचपना होता है, बात सही है, वो तो आपने उस दिशा में सही बात कही है। प्रेम जो होता है वो मध्य पीरियड में आके होता है। आप 30 के करीब आते हो तब आपका जैसे कि चाशनी बनती है ना, वैसे आपकी आत्मा भी बन जाती है, कि एकदम परफेक्ट हो जाती है कि प्रेम को स्वीकारना और कितनी दूर तक चलना है, ये उसका भाव बन जाता है। क्या तो बात है, फर्क पड़ जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ अब बातचीत के अब समापन पर हम आ गए। अब तो अंत में कुछ ऐसा लग रहा है आपको सरोज जी की जो आप और कुछ कहना चाह रही हैं जो अभी तक मैं उसको पूछ नहीं पाया आपको। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बहुत और सारे मित्र राग हमारे द्वेष साथ। से दूर रहें, राग द्वेष से दूर रहें। सबसे ज्यादा तो रिश्तों को जो खत्म करता है वो राग द्वेष खत्म करता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, और ये तो क्रोध जहां तक हो सकते, क्रोध की जो चीज है कम कर देनी, क्रोध सबसे क्या बड़ा। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ तूफान आ रहा है बहुत जोर से। चलिए, हम अब कार्यक्रम की समापन कर रहे हैं, तो बस ये बताइए कि जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए उनके लिए बस तुरंत 2 शब्द कहना चाहेंगे आप। उपेंद्र भाई के कार्यक्रम देखते रहो भाई, ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लाते हैं। अब मेरे को भी अच्छे में शामिल कर लिया, ठीक है, बुरे भी नहीं है, देखिए, किंतु मैं कब से आपके लिए कह रहा था कि आप आइए, तो आपको ही समय नहीं मिल रहा था, आप ही तैयार नहीं हो रही थी। मैं लेकिन तैयार है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय निकाला। सब जितने और बैठे हैं सुन रहे हैं, सारे गुनी जनों को मेरा नमन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और मैं भी अपनी तरफ से उनको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जबकि मुझे बहुत डर था, दिल्ली में भी मौसम आज बहुत गड़बड़ चल रहा है। जिस समय कार्यक्रम आरंभ हो रहा था, जबरदस्त आंधी आ गई, बारिश शुरू हो गई। लेकिन और आप इससे बात हुई तो आपने कहा कोलकाता में भी वही हाल है। बहुत तो जोर से चलिए, आ रही है, अभी आंधी आ अभी रही है। अभी तो आ रही, मैं देख रहा हूँ पीछे से बिजली चमक रही है।
तो चलिए मैं सब अब आपसे अनुमति चाहता हूँ। सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। खुश रहो। मैं सभी मित्रों को जो इस आज के कार्यक्रम के साथ जुड़े थे उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मुझे आज का ये कार्यक्रम रचना धर्मिता यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।